नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज कहीं बाहर गया था, लेकिन खबरें इतनी अहम है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में आया कि सबसे पहले आपको खबरें बता दूं। चूंकि ये खबरें जो हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही आज आपको पता चलेगा कि जो पत्रकार होता है, एक जो जर्नलिस्ट होता है और ऐसे लोग जो गजा के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, जो गजा के लिए खड़े हैं, गजा के लिए स्टैंड लेते हैं, उनकी ज़िंदगी को कितना मुश्किल, कितना दूभर बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको आराम से बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आज आपको किसी हैवी सेटअप पे वीडियो ना दिखाऊं, हो सकता है आपको बहुत पीछे तड़क भड़क वाली चीज़ें ना मिले, लेकिन जो खबरें आपके लिए लाया हूँ ये खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आई और इसके बारे में आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है ऐसे मेल को प्रोहिबिटेड कर देने का, प्रतिबंधित कर देने का, जिन मेल्स में गाजा का जिक्र हो, पैलेस्टाइन का जिक्र हो, जेनोसाइड शब्द इस्तेमाल हुआ हो और साथ ही ऐसे शब्द जैसे हमास हो गया, गजा, जस्टिस फॉर गाजा, अलाइन ऑन गाजा, ये तमाम शब्द अगर आप ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आपके ईमेल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपके ईमेल को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये चीज़ें कोई आज के लिए नहीं है। गाज़ा या फिर फ़िलिस्तीन के शब्दों का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए ये बताया गया है कि आप कोई भी कभी भी इन फ्यूचर इन शब्दों का इस्तेमाल करें, आप ऐसे ईमेल को उस जगह पे पहुंचने ना दें। आज की अपडेट है। आप सोच के देखिए कि हम लोग गजा से संबंधित कोई अपडेट अगर आप तक भेजना चाहें और ईमेल में कुछ लिख दे तो वो ईमेल आप तक नहीं पहुंचेगा। फिलिस्तीन लिख दीजिए, आप सोचिए गजा एक जगह का नाम है, कोई संगठन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। एक प्लेस का नाम लिखने पे माइक्रोसॉफ्ट को दिक्कत है। अब इससे ज़्यादा आप इजराइल के इन्फ्लुएंस के बारे में और क्या सोच सकते हैं। खैर, अब आपको दूसरी खबर बताता हूं और दूसरी खबर आपको थोड़ी सी राहत देगी। दरअसल आपने अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा है, बड़े बड़े रिपोर्टर से पूछा है कि यार जो मदद, जो खाने की चीज़ें, जो एड की ट्रक्स जाती हैं, ये जाती कहाँ है, इनका यूज़ कैसे होता है। तो आज इसी को लेके एक राहत भरी खबर है। दरअसल एक वीडियो निकल के सामने आया। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि बाकायदा एक बेकरी है और इस बेकरी के अंदर रोटियां बनती हैं। लाखों की तादाद में रोटियां बनाने का काम ये बेकरी वाला करता था, लेकिन इसके पास पहले आटा ही नहीं था, मैदा ही नहीं था, गेहूं ही नहीं था। तो आखिर ये कैसे बना था। लेकिन फाइनली जो मदद की ट्रक्स आए, उन ट्रक की वजह से अब उस बेकरी में पहली बार चूल्हा गर्म हुआ है। वीडियो में आप देख भी सकते हैं, हो सकता है कुछ क्लिप में आपको दिखा दूं कि कैसे मदद के बाद वहां पे रोटियां बनेंगी। और पहली बार लगभग 2 महीने बाद गजा के बच्चों के पास पहली बार ऐसा होगा कि कायदे से रोटी का टुकड़ा ना होके एक पूरी रोटी होगी। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि रोटी का टुकड़ा और पूरी रोटी, ये चीज़ें गजा के बच्चों के मुस्तकबिल में, उनके मुकद्दर में कितने दिनों तक लिखी हैं। क्या इसी हिसाब की ज़िंदगी ये लोग जिएंगे कि एक दिन रोटी मिल जाए, एक दिन ना मिले, या फिर कोई और तरीका है। ये सवाल बड़ा है और ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। खैर, बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ और तीसरी खबर भी बहुत ज़्यादा अहम है। तीसरी खबर निकल के सामने आई कि ऑक्युपाइड फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन के जिस हिस्से पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है और जिस हिस्से पे इजराइल के सेटलर्स आके अपने घरों को बसा के बैठे थे, आज उस इलाके में अचानक से मिसाइलें जब यमन की तरफ से दागी जाती है और ये मिसाइलें जब आके गिरती हैं और पूरा इलाका सायरनों से गूंजता है, तो पूरे इलाके के लोग ऐसा चिल्लाते हैं। कुछ वीडियो भी निकल के सामने आया और इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमन की मिसाइलों से ये लोग कितने डरे हैं। हालांकि आईडीएफ का कहना है, आईडीएफ ने दावा किया कि हमने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन ये जो बच्चों की और लोगों की चीखें हैं, ये सड़कों पर जो लोग लेट गए और लेटने के बाद बस मदद की गुहार लगाने लगे, इन लोगों को देखने के बाद लगता है कि हाँ, जब अपने पे पड़ती है तब कैसा दर्द होता है। अगर ये चीज़ देखनी हो तो इन लोगों को देख के सीखा जा सकता है। ये लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और यमन की आर्मी ने, आज उनका ट्विटर में खंगाल रहा था, बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर पे ये चीज़ पोस्ट करके बताई कि तेल अवीव हो या फिर इजराइल का कोई भी हिस्सा हो, फिलिस्तीन का कोई भी हिस्सा हो जिसको इन्होंने कब्जा कर रखा है, इन तमाम जगहों पे कोई भी आप आयरन डोम लगा लीजिए या फिर अमेरिका का गोल्डन डोम लगा लीजिए, ये तमाम चीज़ें कैपेबल नहीं है हमको रोकने के लिए। हम जब चाहेंगे तब मिसाइलें मार देंगे, हम जब चाहेंगे तब वहाँ पे अटैक कर देंगे और कोई भी इलाका, कोई भी जगह सेफ जोन नहीं है। बाकायदा जो यमन की आर्मी और हूतीज़ का ग्रुप है, उन्होंने ऐलान किया। खैर, सायरन बजे, सायरन बजने के बाद पूरी तरीके का भगदड़ और चीख पुकार थी इजराइल के अंदर और ये चीज़ें
देखने में बड़ी मज़ेदार थी। खैर, कुछ और खबरें आपको दिखाता हूँ। आज इजराइल ने फिर से लेबनान के ऊपर बड़ा हमला किया और इस हमले में जो खबर निकल के सामने आ रही है कि इस हमले में 1 लोग की मौत हुई है। अब इजराइल से अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो इजराइल जाहिर सी बात यही कहेगा कि ये तो हिजबुल्लाह का मेंबर था या फिर कोई और था। लेकिन हाँ, ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल फिगर ये चीज़ें चीख चीख के कह रही है कि आज इजराइल ने लेबनान के ऊपर काफ़ी बड़ा हमला किया। अब यहाँ पे क्या पता चलता है, इजराइल हमास पे, गज़ा पे, फ़लस्तीन पे हमला करता है तो चीज़ें ठीक ठाक लगती हैं कि चलो जस्टिफाइड है, चूँकि यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, सीज फायर भी नहीं है, हमास भी अपने तरीके से मारने की कोशिश कर रहा और यमन भी मार रहा। लेकिन लेबनान पे अटैक क्यों? भाई, लेबनान से तो आपका सीज फायर था, लेबनान में बाकायदा सरकार बनी है, लेबनान के अंदर आर्मी है, तो फिर हमला क्यों? तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि अगर सरकार कठपुतली हो, सरकार बुज़दिल हो, नाकारी हो, तो ऐसे हाल में ये बात बड़ी कन्फर्म तौर पे आप कह सकते हैं कि भाई मामला तब गंभीर है। आप सोचिए, वहाँ पे सरकार भी बन गई लेबनान के अंदर, वहाँ की अपनी खुद की आर्मी भी है, टैंक है, तोप है, सारा सिस्टम है, एक डेमोक्रेसी है। हिजबुल्लाह को उस डेमोक्रेसी से बाहर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद इजराइल का जब मन होता है तब ये मुंह उठा के हमला करता है और सामने की आर्मी कोई जवाब नहीं दे पाती। और ये इजराइल के लिए एक बड़ी जीत का सबूत है। जिसलिए उसने सरकार बनाई थी, जिस हिसाब से उसने चीज़ें की थी, आज उन चीज़ों पे वो जीत गया, चूँकि लेबनान के आगे पीछे कोई है नहीं। आज रमल्ला से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई और ये अपडेट वास्तव में इजराइल के हकीकत को और इजराइल की सच्चाई को बताने के लिए काफ़ी है। दरअसल रमल्ला के अंदर एक एम्बुलेंस थी और इस एम्बुलेंस से कुछ लोग जा रहे थे। अब ये लोग जब जा रहे थे तो जाने के दौरान इस एम्बुलेंस में पेशेंट थे, जाहिर सी बात है, उनके पेरेंट्स थे, यानी उनके माँ बाप थे, उनके वालिद वालिदैन थी। इजराइल की आर्मी यानी आईडीएफ जब इन लोगों को देखती है तो देखने के बाद इजराइल की आर्मी को बर्दाश्त नहीं होता, आईडीएफ को ये चीज़ें देखी नहीं जाती है। बाकायदा उस एम्बुलेंस को सीज किया गया, तब तक उस एम्बुलेंस की जांच पड़ताल की गई जब तक उसमें बैठा पेशेंट मर नहीं गया। यानी बाकायदा ये तैयारी की गई कि पेशेंट मर जाए उसके बाद ही हम इसको रिलीज़ करेंगे। तो आज हैवानियत की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। खैर, एक आखिरी खबर बताऊंगा और ये खबर ईरान से निकल के सामने आई है। ईरान ने आज बाकायदा धमकी दी है। दरअसल CNN में एक रिपोर्ट छपी थी और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक कर सकता है। अब इसी को लेके वहाँ के जो मिनिस्टर हैं अब्बास अराची ईरान के, उन्होंने अपना बयान दिया और बयान देने के बाद सीधा सीधा धमकी दी और सीधा धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ये चीज़ें जान लेना आसान नहीं होगा, हम ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दे देंगे कि बाबू पगला जाओगे, लड़ नहीं पाओगे हमसे। ये जो तुम सोचते हो कि हम F-35 लेके आएंगे, मारेंगे, मार के चले जाएंगे, तुम्हारा F-35 बड़ा कीमती है, ज़्यादा है भी नहीं, 15-20 होंगे तुम्हारे पास। हमारे पास शुगर से बनी है, चीनी से बनी है, हमारी चीज़ें काफ़ी सस्ती, हम 2-4 और अफोर्ड कर लेंगे और अफोर्ड करने के बाद तुमको मार देंगे। बहरहाल जब ये चीज़ें बोली जाती हैं तो बोलने के बाद ये बात बड़ी कंफर्म है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक इजराइल करता है तो रिटेलिएशन जो होगा बड़ा भयानक होगा। आलम ऐसे हो सकते हैं कि इजराइल में भी लाखों लोगों की जान जाएगी और ये बात नेतन्याहू जानता है। तो जानने के बाद क्या नेतन्याहू अपने लाखों लोगों की जान को दांव पे लगाएगा या फिर समझदारी का परिचय देगा? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। खैर, आज की ये बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। 1-2 दिन तक हो सकता है ऐसे सेटअप पे आपको इजराइल फिलिस्तीन की कहानियाँ सुनाऊँ, घटनाएं बताऊँ। चूँकि भी सेटअप से दूर हूँ, कुछ वालिदैन की तबीयत ख़राब है, तो उम्मीद है आप लोग समझें। बाकी आपसे थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल फिलिस्तीन लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करें।